हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, डक्ट सिस्टम एंड ओवरी। ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमारा पार्ट है दैट इज एसेसरी ग्लैंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड्स, किनीज ग्लैंड्स एंड ब्रेस्ट। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स होते हैं, जो कुछ ऐसे फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जिससे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग में स्मूथनिंग आ सके, उनके उनके काम में ईज हो सके। ठीक है। तो ये वो ग्लैंड्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर में आते हैं और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वर्किंग में हेल्प करते हैं। तो ये सिंपल से एक ये इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो जो पहला हमारा ग्लैंड है वो है हमारा बार्थोलिन ग्लैंड्स। जो इसका सबसे फेमस नाम है वो बार्थोलिन ग्लैंड है। इसी को हम बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं और इसी को हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो तीन नाम हो गए भाई। इसके तीन नाम कौन कौन से हो गए? एक तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। दीज आर द थ्री नेम ऑफ अ सिंगल ग्लैंड। ठीक है। अब ये जो ग्लैंड होता है ये करता क्या है? अब ये ग्लैंड होता कहाँ प्रेजेंट है? तो ये एक पेयर, मतलब दो होते हैं, ये एक पेयर होते हैं स्मॉल साइज्ड आइदर साइड ऑफ द वजाइनल ओरिफाइस। तो अगर आप ये देखें तो ये डायग्राम आप देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर ये जो ओपनिंग है ये वजाइनल ओपनिंग है। दिस इज वजाइनल ओपनिंग। अब इस वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बार्थोलिन ग्लैंड्स। अब बार्थोलिन ग्लैंड की जो ये डक्ट है ये यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ फ्लूइड को रिलीज करती है। ठीक है। तो ये फ्लूइड रिलीज करेगी वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ। अब इस ओपनिंग, इस जो ग्लैंड है इसका फंक्शन क्या होता है? ये ग्लैंड जो है एक ऐसा फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। क्या कहते हैं? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो है कॉपुलेशन और पार्चुरेशन में मदद करता है। कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये फ्लूइड रिलीज करेगा जिससे जो भी एक्टिविटी है वो बहुत ही उसमें लुब्रिकेशन का काम करेगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्मूथली जो है एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, विदाउट एनी पेन एंड विदाउट एनी हार्म और इंजरी। तो इसी तरीके से पार्चुरेशन पार्चुरेशन इज कॉल्ड द पैसेज ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जब डिलीवरी होती है उसी को पार्चुरेशन कहते हैं। जब बेबी पास होता है वजाइना में से तो भी ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रेट करता है जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, पेन और इंजरी होने के चांस थोड़े से कंपैरेटिवली कम होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा पहला ग्लैंड, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये ग्लैंड जो है इसकी जो डक्ट होती है वो डक्ट इसकी ओपन होती है वजाइनल ओरिफाइस के दोनों तरफ। तो एक ये राइट साइड में हो गई और दूसरी लेफ्ट साइड में ओपन हो गई। अब यहाँ से जो भी फ्लूइड रिलीज होगा वो फ्लूइड क्या करेगा? इस वजाइनल ओरिफाइस को लुब्रिकेट कर देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है ये कॉपर ग्लैंड के होमोलोगस है। जो मेल के अंदर, जो मेल में कॉपर ग्लैंड होता है जिससे को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, ये बार्थोलिन ग्लैंड इसी का होमोलोगस ऑर्गन है। तो जो काम मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है, कॉपर ग्लैंड करता है, वही काम फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड करता है। समझ गए? चलिए तो ये था हमारा पहला ग्लैंड। अब आते हैं दूसरे ग्लैंड पे। तो दूसरा ग्लैंड है हमारा दैट इज कॉल्ड स्केनीज ग्लैंड। दैट इज कॉल्ड स्केनीज ग्लैंड। स्केनीज ग्लैंड को ही हम लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, इसी को पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। स्केनीज ग्लैंड का ये दूसरा नाम क्या है? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड जो होते हैं ये म्यूकस ग्लैंड होते हैं। एक्चुअली स्केनीज ग्लैंड क्या होते हैं? दे आर म्यूकस ग्लैंड। दे आर म्यूकस ग्लैंड। अब ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं और इनकी लोकेशन कहाँ पे है? इनकी लोकेशन होती है, ये तो है हमारा यूरेथ्रल ओरिफाइस जहाँ से यूरिन पास होता है, और ये नीचे वाला है वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है। तो ये वेजाइनल ओरिफाइस है, ये यूरेथ्रल ओरिफाइस है। अब इन दोनों के बीच में जो जगह है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यूरेथ्रल ओरिफाइस और वेजाइनल ओरिफाइस के बीच में प्रेजेंट होते हैं स्केनीज ग्लैंड। स्केनीज ग्लैंड। अब ये क्या सिक्रेट करते हैं बेटा? ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस, बिकॉज दे आर मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड्स। ये म्यूकस ग्लैंड्स मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस लाइक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं। ठीक है। और इनकी लोकेशन कहाँ पे है? यूरेथ्रा के
यूरेथ्रल ओरिफाइस और वेजाइनल ओरिफाइस के ठीक बीच में इन द वेस्टिब्यूल। अब ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है बेटा? ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये जो एरिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेस्टिब्यूल। अब ये जो मैंने एरिया ड्रॉ किया है ये वेस्टिब्यूल है। ये पूरा एरिया वेस्टिब्यूल है जो मैंने शेड किया है। ठीक है, पूरा एरिया क्या है? वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल। क्लियर हो गया? अब इस वेस्टिब्यूल की जो बाउंड्री है, जो कवरिंग है, ये दिस इज लेबिया माइनोरा। ये जो कवरिंग होती है इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। तो व्हाट इज लेबिया माइनोरा? इट इज नथिंग बट द कवरिंग एंड बाउंड्री ऑफ वेस्टिब्यूल। और दिस इज क्लाइटोरिस। अब ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज क्लाइटोरिस। दिस इज क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस होता है यहाँ पे, क्लाइटोरिस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा स्केनिस ग्लैंड। तो स्केनिस ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और इसी को हम वो क्या बोल देते हैं? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और, बोलो, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे दो ऐसे ग्लैंड जो कि प्रॉपर वजाइनल एरिया के आसपास प्रेजेंट है, और ये उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब आते हैं हम तीसरा ग्लैंड देखते हैं। जो तीसरा जो ग्लैंड है उसे हम कहते हैं ब्रेस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को ही मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। इसका डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास में नहीं है, ये इसका लोकेशन अलग है। लेकिन ये इस लेकिन इसका क्या है कि भाई ये बेबी को फीड करने के काम आता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड्स। ब्रेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड्स। इसी को मेमोरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। इनका मेन मकसद क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ब्रेस्ट। इसमें कितनी ब्रेस्ट होती हैं? एक जनरली एक पेयर होता है, मतलब दो ब्रेस्ट होती हैं एक इंडिविजुअल के पास। दे आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल थोरेसिक वॉल और चेस्ट वॉल। ठीक है, वेंट्रल थोरेसिक वॉल को ही हम चेस्ट वॉल भी बोल देते हैं, फीमेल में उसको ब्रेस्ट वॉल भी बोल देते हैं। तो ये जो है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं इन थोरेसिक वॉल, इन थोरेसिक वॉल। चलिए, अब ये इसके टाइप कौन से हैं? तो जो ब्रेस्ट होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो एक एपोक्राइन ग्लैंड है। एपोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? जिनका अपाइकल पार्ट लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, सिक्रीशन करते टाइम उनका ऊपर का आधा हिस्सा जो है वो लॉस हो जाता है और नीचे का आधा हिस्सा रह जाता है, इसी को कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। फिर और क्या है वो? दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ब्रेस्ट इज कंपाउंड ट्यूबुलो एल्विलर ग्लैंड। ब्रेस्ट इज अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्विलर ग्लैंड। ओके, अब ओरिजिन कैसा है? तो ब्रेस्ट जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ब्रेस्ट का ओरिजिन कैसा है बेटा? एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका। मतलब जो ग्रेस्टुला की तीन जर्म लेयर होती है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसमें से जो मेसो एक्टोडर्म है वही इसको, उसी उसके ही सेल से ये बनती है ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट के बारे में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ब्रेस्ट के अंदर होते हैं 15 से 20 लोब। कितने होते हैं बेटा? 15 से 20 लोब होते हैं। हर लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल होते हैं, और हर लोब्यूल के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई सेल या एसिनर सेल्स होते हैं। और जो ये एसिनर सेल होते हैं यही मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं। जो एसिनर सेल्स होते हैं यही क्या होते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। तो क्या है भैया, सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या है? लोब्स होते हैं। फिर लोब्स के अंदर क्या होते हैं? लोब्यूल। और लोब्यूल के अंदर होते हैं बहुत सारे एसिनर सेल्स, एसिनर सेल। इसी को एल्वियोलाई सेल भी कहते हैं, एल्वियोलाई सेल। अब ये जो एल्वियोलाई सेल्स होते हैं यही मिल्क मिल्क सिक्रेट करते हैं। दे प्रोड्यूस मिल्क। ये मिल्क बनाने का काम करते हैं, एसिनर सेल और एल्वियोलाई सेल्स। चलिए डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं। तो लोब्स कितने होते हैं बेटा? कितने लोब्स होते हैं? लोब्स होते हैं 15 से 20 लोब होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कितने, ये देखिए, ये जो है ये एक लोब हो गया, दिस इज वन लोब। दिस इज वन लोब, दिस इज सेकेंड लोब। ये क्या हो गया बेटा? सेकेंड लोब हो गया। ये नीचे जो है तीसरा लोब हो गया, तीन लोब। मैंने तीन लोब बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने तीन लोब बना दिए। एक्चुअल में 15 से 20 होते हैं, मैंने तीन ही बनाए हैं डायग्राम में। ओके,
अब हर लोब के अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, हर लोब के अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो पार्ट है, ये जहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये एक लोब्यूल है, दिस इज वन लोब्यूल, ये एक लोब्यूल है। ठीक है, फिर ये दूसरा लोब्यूल है। लोब्यूल किसके अंदर होते हैं, लोब्यूल होते हैं लोब्स के अंदर। ये दूसरा लोब्यूल है, फिर ये तीसरा लोब्यूल है। ऐसे करके ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, ये सब लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स। दे आर लोब्यूल्स। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है लोब्यूल्स, दे आर लोब्यूल्स। तो यहाँ पे कितने लोब्यूल्स हो गए, यहाँ पे बेटा 6 लोब्यूल हो गए। वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर डायग्राम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना था, समझने के हिसाब से बनाना था, इसलिए मैंने ऐसा ही सिंपल डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 6 लोब्यूल्स हो गए, दीज आर, तो 1 2 3 4 5 6, दीज आर लोब्यूल्स। तो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है लोब, अंदर जो है वो लोब्यूल्स हैं, अंदर क्या है, लोब्यूल्स हैं। ठीक है, ओके। अब लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एल्विलाई सेल्स होते हैं, एसिनर सेल बोलो या एल्विलाई सेल्स बोलो, ये कहाँ होते हैं, लोब्यूल के अंदर होते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। अब ये लोब्यूल है, अब इसके अंदर यहाँ पर हैं एल्विलाई सेल्स, इसके अंदर क्या है, एल्विलाई सेल्स हैं, दीज आर एल्विलाई सेल्स लोब्यूल के अंदर। तो लोब्यूल के अंदर क्या है, एल्विलाई सेल्स, यहाँ पे एल्विलाई सेल्स हैं, दीज आर एल्विलाई सेल्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड लोब्यूल। अब एल्विलाई सेल्स क्या करते हैं, वो मिल्क बनाने का काम करते हैं, दे आर मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, दे आर मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूँ, तो ये जो मैं पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये पूरा एक लोब है, दिस इज वन लोब, दिस इज सेकेंड लोब, ये पूरा ये लोब है, दिस इज कॉल्ड लोब। ऐसे कितने लोब होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ऐसे होते हैं 15 से 20 लोब होते हैं, मैंने 3 ही ड्रॉ किए हैं, तो ये लोब हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये थे लोब्स। अब इसके अंदर जो स्मॉल पार्ट है ये होता है लोब्यूल, इसको क्या कहते हैं, लोब्यूल कहते हैं बेटा, इसको लोब्यूल कहते हैं, ये लोब्यूल हो गया। और लोब्यूल के अंदर होते हैं एल्विलाई सेल्स या एसिनर सेल्स। ठीक है, चलिए, ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे डक्ट सिस्टम ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे। तब इसमें डक्ट्स कैसे होती हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो अब ये जो लोब्यूल है, इस लोब्यूल की जो डक्ट है, ये वाली जो डक्ट होती है, ये वाली इसको कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, क्या कहते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं। ये वाली जो मैं लाल रंग से ड्रॉ शेड कर रहा हूँ, ये जो डक्ट होती है इसको कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। अब मेमोरी ट्यूब्यूल क्या करती है, मेमोरी ट्यूब्यूल लोब्यूल, एक लोब्यूल की एक मेमोरी ट्यूब्यूल होती है, एक लोब्यूल की एक मेमोरी ट्यूब्यूल होती है। अब मान लीजिए एक लोब के अंदर 10 लोब्यूल हैं, तो 10 मेमोरी ट्यूब्यूल होंगी एक लोब के अंदर। एक लोब के अंदर कितनी मेमोरी ट्यूब्यूल होंगी, जितने लोब्यूल होंगे उतनी मेमोरी ट्यूब्यूल होगी। तो एक लोब्यूल से जो मिल्क कलेक्ट करती है डक्ट, उसको कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। तो एक लोब के अंदर जितने लोब्यूल होंगे उतनी ही मेमोरी ट्यूब्यूल होंगी। ठीक है, चलिए। अब जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, उन सारी की सारी एक लोब की जितनी भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं वो कंबाइन होकर के एक कॉमन डक्ट बनेगी। ठीक है, इसका नाम होगा दिस वन, ये वाला। तो सारी की सारी मेमोरी ट्यूब्यूल, अब ये वाली मेमोरी ट्यूब्यूल और ये वाली मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके एक कॉमन डक्ट बन जाएगी, ये वाली। तो ये और ये दोनों मिलके कॉमन डक्ट बन गई, इसको हम कहेंगे मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट का क्या काम होता है, एक लोब के अंदर एक मेमोरी डक्ट होती है। अब यहाँ पे 3 लोब बनाए हैं मैंने, तो यहाँ पे 3 मेमोरी डक्ट हैं, दो एक दो तीन, ये 3 मेमोरी डक्ट हो गई। तो मेमोरी डक्ट क्या करता है, एक लोब के अंदर जितने भी मेमोरी ट्यूब्यूल हैं उन सबके यूनियन से एक कॉमन डक्ट बनती है, जिसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। तो मेमोरी डक्ट का काम है, एक लोब के साथ एक मेमोरी डक्ट होती है। अगर 15 से 20 लोब होंगे तो 15 से 20 मेमोरी डक्ट होंगी, 15 से 20 मेमोरी डक्ट होंगी। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जितनी भी मेमोरी ट्यूब्यूल हैं एक लोब के अंदर, वो सारी मिल करके एक मेमोरी डक्ट बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी मेमोरी डक्ट है, 1 2 और 3, ये 3 मेमोरी डक्ट्स हैं। ठीक है, अब मेमोरी डक्ट आगे जा करके स्वोलन होकर के एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम कहते हैं लेक्टिफेरस एम्प्यूला। तो ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको कहते हैं लेक्टिफेरस एम्प्यूला। क्या कहते हैं, लेक्टिफेरस एम्प्यूला।
तो जितनी मेमोरी डक्ट होंगी उतने ही लेक्टिफेरस एम्प्यूला भी होंगे। ठीक है, जितनी लेक्टिफेरस डक्ट होंगी उतनी ही जी सॉरी जितनी मेमोरी डक्ट होंगी, उतनी ही लेक्टिफेरस एम्प्यूला होंगे, उतने ही क्या होंगे, लेक्टिफेरस एम्प्यूला। क्यों? क्योंकि मेमोरी डक्ट ही आगे जा करके एम्प्यूला बनाती है, मेमोरी डक्ट ही आगे जाके एम्प्यूला बनाती है। तो ये मेमोरी डक्ट ने ये एम्प्यूला बना दिया, अब इस वाली मेमोरी डक्ट ने ये एम्प्यूला बना दिया। तो जो मेमोरी डक्ट है वही आगे जाके क्या बना रही है, स्वेल होकर के बलून लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको कहते हैं लेक्टिफेरस एम्प्यूला। क्या कहते हैं इसको, लेक्टिफेरस एम्प्यूला कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने लोब होंगे उतनी मेमोरी डक्ट होंगी, जितनी मेमोरी डक्ट होंगी उतने ही लेक्टिफेरस एम्प्यूला भी होंगे। ठीक है, अब ये लेक्टिफेरस एम्प्यूला आगे जाके क्या बना देगा, लेक्टिफेरस एम्प्यूला आगे जाके बना देगा लेक्टिफेरस डक्ट। ये है लेक्टिफेरस डक्ट जो ओपन होती है निप्पल के अंदर, ये लेक्टिफेरस डक्ट हो गई। फिर नीचे वाले लेक्टिफेरस एम्प्यूला की दूसरी लेक्टिफेरस डक्ट है, ये वाली इसकी लेक्टिफेरस डक्ट हो गई, और जो नीचे वाला है इसकी ये वाली हो गई। ठीक है, तो जितने एम्प्यूला थे उतनी ही लेक्टिफेरस डक्ट थी, जितने एम्प्यूला थे उतनी ही लेक्टिफेरस डक्ट थी। और ये सारी लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, निप्पल के अंदर ओपन हो रही है। इस पार्ट को निप्पल कहते हैं, इस पार्ट को निप्पल कहते हैं, इस पार्ट को। तो ये सारी की सारी लेक्टिफेरस डक्ट किस में ओपन हो रही है, निप्पल में ओपन हो रही है। तो इससे समझने को क्या मिला कि भाई 15 से 20 अगर लोब होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 से 20 ही मेमोरी डक्ट होंगी, क्योंकि हर लोब की एक मेमोरी डक्ट होती है, हर लोब की एक मेमोरी डक्ट होती है। अब जितने मेमोरी डक्ट होंगे उतने ही 15 से 20 मेमोरी लेक्टिफेरस एम्प्यूला होंगे, लेक्टिफेरस एम्प्यूला। और जितने लेक्टिफेरस एम्प्यूला होंगे उतनी ही लेक्टिफेरस डक्ट होंगी, और जितने लेक्टिफेरस डक्ट होंगे उतनी ही निप्पल में ओपनिंग होगी, ओपनिंग इन निप्पल। तो अब 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट हैं तो 15 से 20 ओपनिंग होंगी निप्पल के अंदर। तो ये है बेटा डक्ट सिस्टम, ये है बेटा डक्ट सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। बिल्कुल आप इसको शांति से दिमाग से कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितने लोब्स होते हैं उतनी ही मेमोरी डक्ट होती हैं, उतनी ही लेक्टिफेरस एम्पुला होते हैं, उतने ही लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं, और उतनी ही ओपनिंग होती है निप्पल के अंदर। ठीक है, बस चेंज कहाँ पे होता है, एक लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल होते हैं, और हर लोब्यूल की अपनी जो डक्ट होती है उसको कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। और जितनी भी मेमोरी ट्यूब्यूल है एक लोब के अंदर वो सारी मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। तो एक लोब की एक मेमोरी डक्ट। ओके, चलिए। अब मिल्क का फ्लो कैसे होगा, मिल्क का फ्लो ऐसे होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी एल्वेलाई, तो एल्वेलाई में है मिल्क। अब एल्वेलाई से मिल्क कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट, फिर निप्पल की ओपनिंग से बाहर चला जाएगा। मतलब क्या, तो ये देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे एल्वेलाई है। अब एल्वेलाई से मिल्क कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से फिर कहाँ जाएगा, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो मेमोरी डक्ट से कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट से जाएगा एम्पुला में, एम्पुला से फिर लेक्टिफेरस डक्ट से होते हुए निप्पल की ओपनिंग से होते हुए बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मिल्क का फ्लो है। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मिल्क। तो मिल्क क्या क्या फ्लो है, एल्विलाई से जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से जाएगा मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से जाएगा मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला से जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट से जाएगा ओपनिंग, निप्पल की ओपनिंग से बाहर चला जाएगा। तो ये था हमारा डक्ट सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट। ये क्या था बेटा, डक्ट सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं निप्पल। ये जो पार्ट है, ये ब्लैक कलर का पार्ट, इसको निप्पल कहते हैं। अब इस निप्पल के चारों तरफ, इस निप्पल के चारों तरफ ये जो पार्ट है ये डार्क कलर का होता है। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं एरियोले। क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। अब ये जो एरियोला होता है वो डीप पिंक से लेके लाइट ब्राउन तक हो सकता है। इसका जो कलर है वो डीप पिंक कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो इट इज डीप पिंक टू लाइट ब्राउन इन कलर। अब ये जो निप्पल है इसका क्या काम होता है कि बेबी इस निप्पल को सक करता है, जिसकी वजह से जो उसके ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स में जो मिल्क है वो वहां से फ्लो करते हुए बेबी के माउथ तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो निप्पल इज ए सकलिंग पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट।
ठीक है, विच इज सक्ड बाय द बेबी। चलिए अब आते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होता है, तो जो ब्रेस्ट होते हैं इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क को प्रोड्यूस करता है। द मेन एम ऑफ ब्रेस्ट इज टू प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोड्यूस करना, जो कि बेबी के लिए फूड है। क्या है वो? बेबी का फूड है। ठीक है। और जो सबसे पहला मिल्क होता है ब्रेस्ट से, जो सबसे पहला मिल्क आता है, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि येलो कलर का फ्लूइड होता है, येलो कलर मिल्क। एंड इट इज कोलेस्ट्रम। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी। इसमें IgA नाम के एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी होते हैं। एक जो लैक्टेटिंग मदर होती है, एक जो लैक्टेटिंग मदर जो है, जिसने अभी अभी बच्चा पैदा किया है, वो लैक्टेशन पीरियड में है, मतलब वो मिल्क बना रही है। तो एक लैक्टेटिंग वुमेन जो है एक दिन में 1 से 2 लीटर मिल्क बना सकती है ब्रेस्ट में। ठीक है, 1 से 2 लीटर मिल्क वो प्रोड्यूस कर सकती है फॉर हर बेबी। ठीक है। ये तो था फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का फंक्शन था। तो एक्चुअल ब्रेस्ट का फंक्शन फीमेल में ही होता है। मेल के अंदर वो वेस्टिजियल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। मेल के अंदर जो ब्रेस्ट होता है, इट इज़ कम्प्लीटली वेस्टिजियल एंड नॉन फंक्शनल। वो काम नहीं करता, बस वो सिर्फ वेस्टिजियल ऑर्गन है, बाकी कोई फंक्शन उसका मेल के अंदर नहीं है। अब आते हैं ग्रोथ देखते हैं। तो जो ब्रेस्ट की जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली प्यूबरिटी के टाइम पे होती है, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से प्यूबरिटी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ एकदम से ज़्यादा होने लगती है ड्यूरिंग प्यूबरिटी, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के टाइम पे जो ब्रेस्ट की जो ग्रोथ होती है वो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन के अंडर में होती है। तो प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद में जो ब्रेस्ट की ग्रोथ है वो किसके अंडर में हो रही है? प्रोजेस्टेरॉन के अंडर में और प्रोलैक्टिन के अंडर में हो रही है। प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन के अंडर में। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसमें 2 हार्मोन्स का रोल पढ़ेंगे। पहला जो हार्मोन है वो है हमारा प्रोलैक्टिन, और जो दूसरा हार्मोन है वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन हार्मोन वो होता है जो मिल्क बनाने का काम करता है ब्रेस्ट के अंदर। ब्रेस्ट में जो मिल्क बनता है, जो फॉर्मेशन है मिल्क का, वो प्रोलैक्टिन के अंडर में होता है। ठीक है। और ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क को इजैक्यूलेट करना। तो जब बच्चा जो है, बेबी अपने मदर के निप्पल को सक करता है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। और वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ब्रेस्ट को में से मिल्क को फ्लो करना शुरू कर देता है, और वो बच्चे के माउथ में इजेकुलेट होना शुरू हो जाता है मिल्क। तो ये काम कौन करता है इजेकुलेशन वाला? ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और प्रोलैक्टिन इज मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन। तो जो हमारा जो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली किसके अंडर में होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन, ये तीनों हार्मोन मिलकर के, और नो डाउट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी है उसमें। ये चारों हार्मोन मिलकर के जो है, ये ब्रेस्ट को डेवलप करने में मदद करते हैं। प्रोलैक्टिन का काम बेसिकली शुरू होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद। लेकिन जो बाकी के 3 हार्मोन हैं वो ओवरऑल पीरियड में ब्रेस्ट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक। हमने आज सारे के सारे जो ग्लैंड्स थे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, वो हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने पढ़ा था पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, मतलब ग्लैंड ऑफ स्केनी भी बोलते हैं उसको। और कौन कौन से पढ़े? ये देखो, हाँ। तो हमने 3 ग्लैंड पढ़े हैं एसेसरी ग्लैंड्स में। एक तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसी को हम बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरेस्ट्रल ग्लैंड, जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रीट करता है। और फिर दूसरा पढ़ा हमने लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसी को पैरायूरेथ्रल ग्लैंड और स्केनिस ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि म्यूकस, मॉडिफाइड म्यूकस रिलीज करता है। और फिर मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट, जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं आफ्टर डिलीवरी फॉर देयर बेबी। ठीक है। तो ये 3 ही ग्लैंड होते हैं फीमेल के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसको हम एसेसरी ग्लैंड्स बोल सकते हैं। और दिस इज द टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।